दो लोगों की फोन पर बातचीत चल रही थी। एक व्यक्ति दूसरे को फोन करके सलाम करता है। उधर से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। पूछा जाता है कि तुम कहां पर हो, तो आवाज आती है कि ये बात जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं कहां पर हूं। बात है तो कुछ बात बताइए, नहीं तो फोन रख दीजिए। दरअसल सामने जो व्यक्ति था उसका नाम था जमशेद अली खान, जिसका नाम अपने आप में एक ऐसा नाम हो चुका था, अब वो घर घर में नाम लिया जाता था। मगर वो कहां था इस बात की किसी को भी कोई भनक नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। इधर से फिर फोन किया जाता है, बात की जाती है, उससे कहा जाता है कि एक मर्डर करना है, कत्ल करना है, क्या कर सकोगे? वो कहता है किसका है? नाम नहीं बताया जाता, मगर कहा जाता है कि बहुत बड़ा आदमी है। बात बड़े आदमी की सुनकर वो कहता है कि पैसे भी कुछ ज्यादा ही लगेंगे। पैसे की बात तय हो जाती है और जो मुंह मांगी रकम थी उसको तय कर दिया जाता है। इतना करना था, उसके बाद फिर वो वहां से चल पड़ता है अपना काम करने के लिए। मगर उसके आने से पहले ही एक सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल चुकी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है कि कहीं ऐसा हो जाएगा तो वाकई बहुत बड़ी बात हो सकती है। पूरे प्रदेश में भूचाल आ सकता है, लोगों में आपस में दंगा फसाद हो सकता है। बात अगर खान साहब की भैंसों की करें तो एसएसपी सहित बड़े बड़े आला अधिकारी लग जाते हैं। बात खान साहब की जान पर जो बनाई थी उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी खुद सत्ते में आ गए थे, सन्न रह गए थे। करें तो आखिरकार क्या करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला रामपुर, जो कि नवाबों के लिए मशहूर है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उस दिन बेहद गुस्से में थे। उन्होंने फोन किया, जो कि मुरादाबाद मंडल के डीआईजी रामेंद्र विक्रम सिंह को। रामेंद्र विक्रम सिंह से कहते हैं कि क्या आजम खां की हत्या के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस जागेगी? आपको जो काम दिया है उसे काम करने में देरी क्यों हो रही है? जल्दी से काम करके और मुझे सूचना दीजिए, नहीं तो फिर अपना इंतजाम कर लीजिएगा। बात मुलायम सिंह यादव यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद फोन करके कहें किसी डीआईजी को, तो जाहिर सी बात है डीआईजी के भी होश फाख्ता हो जाएं, ये एक आम बात है। इसके बाद डीआईजी साहब परेशान हो जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी पुलिस वाले होते हैं, जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं, सभी की तरफ नजर दौड़ाई जाती है कि आखिरकार क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या होगा। बहुत सारे सवाल थे, परेशान कर रहे थे। आखिरकार उन्हें एक नाम याद आता है। नाम था इंस्पेक्टर कविंद्र नारायण मिश्र का। फिलहाल उनकी पोस्टिंग थी ठाकुर द्वारा तहसील में। उन्हें फोन किया जाता है, कहा जाता है कि मिश्र जी आप जल्दी से आ जाइए, आपकी बेहद जरूरत है। डीआईजी साहब का फरमान था। इंस्पेक्टर साहब यानी कि के मिश्र पहुंच जाते हैं डीआईजी दफ्तर में और कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने क्या संकल्प लिया हुआ है। वो कहता है कि मैं आजम खां को हर हाल में मार दूंगा। और यही कारण है कि आजम खां पिछले 7 साल से, लगभग 7 साल से वो ईदगाह पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्हें खतरा होता है कि ऐसा ना हो कि वो नमाज पढ़ने के लिए जाएं और वो व्यक्ति यानी कि जमशेद अली खान कहीं उनको मार ना दे। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब भी सन्न रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि साहब आपने मुझे ही इसके लिए क्यों चुना। उन्होंने कहा कि शायद आप भूल रहे हो इंस्पेक्टर साहब, 1988 से लेकर और 1992 तक हम दोनों रामपुर जिले में साथ साथ रहे थे। मैं वहां पर एसपीआरए था और आपने अलग अलग कई थानों का चार्ज संभाला था। आपके काम की जो आपके अंदर जो काबिलियत है उसको किसी से जाहिर करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद आपके अंदर देखा है। के मिश्र इस बात को सुनकर थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहा कि साहब मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दे दीजिए, या 3 या 4 दिन का वक्त दे दीजिए, उसके बाद मैं सोचकर बताऊंगा कि इसमें करना क्या है। दरअसल यहां डीआईजी ही परेशान नहीं थे बल्कि रामपुर जिले के एसएसपी, एसपी सिटी, एसपीआरए, ये सभी ऑफिसर, कई इंस्पेक्टर, यानी कि कहें कि पूरे जिले की पुलिस परेशान थी उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उस व्यक्ति का एनकाउंटर करने के लिए। उस व्यक्ति ने कसम खाई हुई थी कि वो आजम खां को हर हाल में मार डालेगा। बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल लोगों में एक चर्चा आम थी कि सन 2000 से पहले इस व्यक्ति का आजम खां से आमना सामना हो जाता है। इसी दौरान यहां से एक सफाई कर्मचारी अपने छबड़े के अंदर मैला लेके जा रहा था। उस व्यक्ति यानी कि जमशेद ने उस मैले वाले सफाई कर्मचारी का जो उसके हाथ में छबड़ा था, जो एक टोकरा था, उसको छीना और छीन के सारा का सारा ऐसे ही आजम खां के ऊपर उड़ेल दिया था। आजम खां थे, उनका नाम पूरे प्रदेश में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, कैबिनेट में बड़ी इज्जत के साथ उन्हें रखा जाता है, संसद तक पहुंचे हैं
आजम खां अपना आप में एक बहुत बड़ा नाम है। कोई व्यक्ति उनके ऊपर मैला डाल दे, कोई व्यक्ति उनके ऊपर इतनी हिमाकत करे, आखिरकार इतनी हिम्मत आई कहां से? किस बात पे नाराज था, क्या थी? ये तो खैर इतिहास के पन्नों में दफन है। ये तो सीधे सीधे आजम खां ही बता सकते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति उनसे क्यों नाराज था। मगर उसने उनके ऊपर मैला फेंका है, ये वाकई बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति नाराज हो जाता है, इनमें कुछ नाराजगी होती है और एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो व्यक्ति जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद उसके कुछ ऐसे लोगों से जेल के अंदर संपर्क हो जाते हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, कई अलग अलग राज्यों के जो बड़े बड़े बदमाश थे, बड़े बड़े टेररिस्ट थे, आतंकियों से उसके कांटेक्ट हो जाते हैं। और वो जेल के अंदर एक प्रण लेता है, एक संकल्प लेता है कि मैं आजम खां को हर हाल में मार डालूंगा। ये बात जब आजम खां तक पहुंचती है तो आजम खां घबरा जाते हैं और जिले के अंदर अपनी मनपसंद के एसएसपी को बुलाते हैं, अपनी मनपसंद के कोतवाल को बुलाते हैं, अपने मनपसंद के एसपी सिटी। कई ऑफिसर ऐसे थे जो मनपसंद बुलाए जाते हैं और सभी को एक काम दिया जाता है कि हर हाल में जमशेद को मारना है, जमशेद को पकड़ना है, कुछ भी करिए, बस मेरी जान बचाइए। एसएसपी भी कहीं ना कहीं दबाव में थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी वहां की एक आईपीएस ऑफिसर साधना गोस्वामी, जो कि उस दौरान एसपी सिटी थी, उनको सिर्फ एक ही काम दिया हुआ था कि आपको जमशेद को हर हाल में पकड़ना है। काफी मेहनत करते हैं, महीने दर महीने, यूं कहें कि साल भी गुजर जाता है, लेकिन जमशेद पुलिस के हाथ नहीं आता। इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर दूसरे अधिकारी की तैनाती की जाती है। एसएसपी भी कई बदले गए, कई एसपी बदले गए, कई कोतवाल, कई डीएसपी बदल जाते हैं, लेकिन जमशेद अभी पुलिस के पकड़ में नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं आजम खां के अंदर एक डर बन गया था कि वो कब भीड़ में आएगा, कब सामने से आएगा और हमला करके कहीं चला ना जाए, कहीं जान ना ले ले। इसलिए ये बात कहीं ना कहीं आजम खां ने मुलायम सिंह यादव से शेयर की थी कि आखिरकार क्या चाहते हैं, कुछ करिए ना। तब मुलायम सिंह यादव को मजबूरन डीआईजी रामेंद्र विक्रम सिंह को फोन करना पड़ता है और कहते हैं कि मुझे रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं। बात जब रिजल्ट की आती है तो वाकई किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए परेशानी वाली बात थी। और चुना गया था इस बार, जब आईपीएस ऑफिसर फेल हो जाते हैं तो इंस्पेक्टर को चुना जाता है। इंस्पेक्टर को इसलिए चुना जाता है क्योंकि वो 1988 से लेकर 1992 तक लगभग 4 साल वो इसी जिले में अलग अलग थानों में रहते हैं। कभी वो स्वार थाने पहुंच जाते हैं, कभी वो टांडा थाने पहुंच जाते हैं, कभी रामपुर में रहते हैं, कभी बिलासपुर में रहते हैं। तो इसलिए वहां की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहां की बदमाशों की स्थिति भी केएन मिश्र बहुत अच्छे से जानते थे और उन्होंने इसीलिए 3 दिन का समय लिया था। जब वो 3 दिन का समय ले रहे थे तो उन्हें एक बात याद आ रही थी। बात कुछ इस तरह थी कि उनकी जो तैनाती होती है 1977-1978 में पहली पोस्टिंग उन्हें 12 की मिलती है। इनके बड़े भाई पंडित हृदय नारायण मिश्र, जो कि इनसे लगभग 18.5 साल बड़े हैं, कहते हैं कि मैं अब इन्हें अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर मानता हूं। ऐसी कोई बात नहीं, अपने पिता की बात को एक बार टाल सकता हूं, लेकिन बड़े भैया की बात किसी भी कीमत पर नहीं टाल सकता। बड़े भैया भी कुछ एक अलग ही आध्यात्मिक स्वभाव के, बहुत ही कह सकते हैं विद्वान पंडित मास्टर थे उस इलाके के। अब इस दुनिया में वो नहीं है। एक दिन जब वर्दी पहन के केएन मिश्र घर से निकल रहे हैं तो पंडित हृदय नारायण मिश्र कहते हैं, अरे केएन मिश्र इधर आओ, बात सुनो। वो कहते हैं कि पुलिस वाले जितने भी एनकाउंटर करते हैं क्या ये सही होते हैं? कहते हैं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, सब सही हो ये जरूरी नहीं है। कई बार फर्जी एनकाउंटर भी करने पड़ते हैं, कई बार दबाव में भी करने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि देख, ये हमारा बड़ा ऐसा आध्यात्मिक परिवार रहा है, हमने कभी किसी का गलत नहीं किया है, इसलिए आज तुम उससे कसम खाओ कि किसी निहत्थे पर कभी गोली नहीं चलाओगे। गोली चलाओगे तो सिर्फ सामने वाले जब तुम पे हमला करेगा तभी उस पर गोली चलाना। यदि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा जो तुम्हारी पकड़ में है, और वो भले ही चाहे कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, इसलिए कभी किसी को मारना मत। बात अपने भैया को प्रण दिया हुआ था, संकल्प दिया हुआ था, वादा किया हुआ था। भैया की बात कैसे टाल सकते थे? इसीलिए उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था। इसलिए वो अपने उस कर्म भूमि में जाना चाहते थे, रामपुर में, और 3 दिन का समय उन्होंने इसीलिए लिया था कि वहां जाकर अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और उन्हें एक वो व्यक्ति मिलता है जिनकी उन्हें वाकई सख्त जरूरत थी। दरअसल वो व्यक्ति 1988 में एक बार पकड़ा जाता है एक टेररिस्ट के साथ। उसके पास AK-47 थी, AK-47 थी। वो टेररिस्ट पकड़ा जाता है, साथ में एक ऑफिसर और होते हैं। कहते हैं कि इसको मार दो। वो कहते हैं कि मैंने अपने भैया से वादा किया हुआ है, मैं किसी को मारूंगा नहीं। उसने कहा अगर तुम नहीं मार सकते तो इसको मैं मार दूंगा। एसएसपी भी इसी बात को देख रहे थे। हालांकि एसएसपी कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे। इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। तो केएन मिश्र कहते हैं कि यदि तुमने इस व्यक्ति को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
क्योंकि ये व्यक्ति, इसको मैंने पकड़ा है, इसकी अब जिम्मेदारी मेरी है। ये जेल में रहेगा, जेल में जाकर सुधरता है या नहीं सुधरता ये इसकी जिम्मेदारी है, कानून इसको सजा देगा। अब हम लोग इसको सजा नहीं देंगे। दरअसल आखिरकार वही व्यक्ति जीवित था और रामपुर में तैनात था। रामपुर में तैनात नहीं, रामपुर में था क्योंकि वो जेल से छूट चुका था मुलायम सिंह यादव जी की वजह से, क्योंकि टांडा एक कानून था, उन्होंने वापस ले लिया था, इसलिए उन्हें ऐसे बदमाशों को थोड़ी राहत मिल जाती है। और के.एन. मिश्र जब रामपुर में 3 दिन की विजिट करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तब उसी व्यक्ति के पास जाते हैं कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? तो उसने कहा कि साहब आपने मेरी जिंदगी बख्शी है, आपने मेरी जान बख्शी है, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं, आप एक बार बोलिए तो सही। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम जमशेद खान है, उसने आजम खां को मारने की एक संकल्प लिया है, कसम खाई है, बस उसको पकड़वाना है। कहना है ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है, मैं चाहूं तो उसे कहीं भी बुला सकता हूं। इतना कहना था। के.एन. मिश्र के चेहरे पर हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन्हीं के सामने फोन करता है, कहता है हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मर्डर होना है। किसका होना है एक ठाकुर द्वारा में मर्डर होना है। बोले ठीक है, तुम चिंता मत करो, इसके 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख रुपए? ठीक है। बोले 2 लाख रुपए कम से कम एडवांस चाहिए। ठीक है। डीआईजी की मदद से, के.एन. मिश्रा की मदद से 2 लाख रुपए का इंतजाम किया जाता है और उसको पैसे दे दिए जाते हैं। पहले से ही तय था कि आखिरकार वो कब आने वाला है, किस गाड़ी से आने वाला है, उस गाड़ी का नंबर क्या है, और ठाकुर द्वारा तहसील के अंदर ही एक व्यक्ति का नाम दिया गया था, उसको मारने की सुपारी दी गई थी। ये बात दिसंबर का महीना था, सन 2006 की बात है। जमशेद और उसका दोस्त, जो कि पुलिस का मुखबिर बन चुका था, ये दोनों साथ साथ वैन मारुति में चलते हैं और के.एन. मिश्र से पहले बताते हैं कि आप इस रास्ते से जाना, उस रास्ते पर नहर पड़ती है और नहर का पानी खींचने के लिए किसानों ने नहर को काटा हुआ था, इसलिए वहां थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। के.एन. मिश्र उस मुखबिर से कहते हैं जब गाड़ी यहां से गुजरेगी तो क्योंकि यहां गड्ढा है, इसलिए गाड़ी की रफ्तार मजबूरन आपको धीमी करनी पड़ेगी। गाड़ी चला रहे हो तो कूद कर भाग जाना, पीछे बैठे हो तब भी कूद कर भाग जाना, क्योंकि बाद में फिर गोलियां चलने लगेंगी। जैसे निर्धारित था वैसे ही होता है। और रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वाकया था। 3 बजे गाड़ी आती है, मुखबिर साथ था, जमशेद भी साथ था, और काशीपुर से गाड़ी चलती है। काशीपुर से उस गाड़ी में ठाकुर द्वारा की तरफ जब निकलती है, नहर के पास पहुंचते हैं, तो ये के.एन. मिश्र भी अपने लगभग 4-5 साथियों के साथ प्राइवेट वैन में बैठे हुए थे, हथियारों से लैस थे, हालांकि उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी। और जब ये गाड़ी चलती है तो वैसे ही मौका आता है, क्योंकि जमशेद कोई छोटा मोटा नाम नहीं था, वो अब पूरी तरह से आतंकवादी बन चुका था। उसने बड़े बड़े बदमाशों से, बड़े बड़े आतंकियों से अपने कॉन्टेक्ट बना लिए थे। वो रामपुर की हिस्ट्री में नंबर 1 पर चल रहा था। उसको पकड़ना ही पुलिस के लिए प्राथमिकता थी, क्योंकि उसने आजम खां को मारने की कसम जो खाई थी। वैसे ही होता है, गाड़ी चल पड़ती है और पीछे से गाड़ी इनकी आ जाती है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है जमशेद को समझने में, क्योंकि उसका पीछा कोई कर रहा है। गाड़ी आगे के चलती है और करीब 25 से 30 मीटर का फासला रहा होगा, और जैसे ही जमशेद पीछे देखता है, 3 बज रहे थे, अंधेरा हो रहा है। जब एक गाड़ी की लाइट जल रही थी तो वो अपने हाथ में ग्रेनेड भी रखता है, अपने हाथ में पिस्टल राइफल भी रखता है, साथ में कई और हथियार थे उसके पास, बम उसके पास थे। उसने छूटते ही पुलिस की तरफ गोली चला दी। जैसे ही पुलिस की तरफ गोली चली है, पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है, और ये गड्ढा जो आता है उसे, क्योंकि गाड़ी चला रहा था मुखबिर, गाड़ी जैसी धीरे होती है, मुखबिर कूद कर भाग जाता है और जमशेद गाड़ी के अंदर फंसा रह जाता है। इधर से भी गोलियां चलती हैं, उधर से भी गोलियां चलती हैं, ताबड़ताड़ गोलियां चल रही हैं, और कुछ ही मिनटों में आखिरकार गोलियों की आवाज बिल्कुल शांत हो जाती है। पुलिस वाले डरते डरते उसके पास पहुंचते हैं। सबसे आगे थे के.एन. मिश्र। जब डरते डरते पहुंचते हैं, उधर से कई राउंड वैसे ही हवाई फायरिंग भी की जाते हैं, लेकिन उधर से कोई वापसी नहीं हो रही थी। तो उन्हें लगा कि शायद अब ये मर चुका है, लेकिन वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। जब उसके नजदीक पहुंचते हैं, उसने गोली अपने मतलब हाथ में ली हुई थी, एक पिस्टल या राइफल जो भी था हथियार उसके पास में, और उसने जैसे ही के.एन. मिश्रा की तरफ गोली चलाने की कोशिश की, तुरंत के.एन. मिश्रा उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। जमशेद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और सबसे पहले फोन किया जाता है डीआईजी साहब को, रामेंद्र विक्रम सिंह को। कहा जाता है साहब काम हो गया है। रामेंद्र विक्रम सिंह के.एन. मिश्र को बधाई देते हैं, कहते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके बाद सीधा फोन पहुंचता है मुलायम सिंह यादव जी के पास। कहा जाता है कि सर थैंक यू, आपका काम हो गया। मुलायम सिंह यादव भी खुश हो जाते हैं। बात पहुंचती है आजम खां के पास। दिन निकलता है, आजम खां फोन करके के.एन. मिश्र को कहते हैं कि ये आपका मैं ऋणी हो गया हूँ, आपका कर्जदार हो गया हूँ। मिश्रा जी जब फेस टू फेस मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। तुमने न केवल एक बदमाश को मारा है, बल्कि मेरी एक जान भी बचाई है। यह एहसान हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक बात और दिलचस्प मैं आपको बता दूं, डीआईजी के पास जब के.एन. मिश्र पहुंचते हैं तो वो अपने भैया पंडित हृदय नारायण मिश्र का दिया हुआ वादा याद दिलाते हैं। कहते हैं कि साहब
अगर जमशेद मुझे जिंदा मिलता है, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, तो मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं उसे मारूंगा नहीं, जिंदा पकड़ूंगा। डीआईजी साहब कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम उसूलों के कितने पक्के हो, वादे के कितने पक्के हो, और जो वादा तुमने अपने बड़े भाई से किया है वो वाकई अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए अगर वो जिंदा मिलता है तो उसे जिंदा पकड़ लेना, अगर वो तुम पे हमला करता है तो उसका काम तमाम कर देना। काम तमाम हो चुका था। राजनीति में जो एकदम हलचल मची हुई थी वो शांत हो जाती है, और मुलायम सिंह यादव का आजम खां भी धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस कहानी से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।